नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं अब हमारे खास कार्यक्रम शहर शहर खबर खबर की ओर। तो यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने समान नागरिक संहिता कानून और आदि पुरुष फिल्म के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के सवाल पर बीजेपी सरकार को घेरा है। समान नागरिक संहिता कानून को एसटी हसन ने चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा कि बीजेपी कोई भी कानून बना ले, हम उसे नहीं मानेंगे, हम शरीयत के कानून को ही मानेंगे। एसटी हसन ने आगे कहा कि 3 तलाक, बहुविवाह पर इन्हें क्या तकलीफ है। जब आपने लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी कर दिया है तो अब कोई कितनी ही शादियां करे, आपको आखिर परेशानी क्या है। सीएए, 3 तलाक, कश्मीर से धारा 370 के हटने से हमारे हिंदू भाइयों को आखिर मिल क्या गया है, उनका क्या फायदा हुआ, क्या उन्हें नौकरियां मिल गई हैं, क्या उन्हें कारोबार मिल गया है? कुछ नहीं मिला है, ये सब इनका चुनावी हथकंडा है। तो एक देश एक कानून को लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन भाजपा सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भले ही ये कानून लागू भी कर देगी, यानी कि यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हम शरीयत को ही मानेंगे। तो देखिए, लगातार एक मुल्क और एक कानून को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। तो वहीं तमाम जो दल है वो ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का 2024 के चुनावों से पहले एक हथकंडा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करके अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो इस मुद्दे को लेकर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। सीधा रुख करते हैं इस खबर पर विवेक का, जो लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, जब से यूसीसी की मांग एक बार फिर से तूल पकड़ने लगी है, तभी से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी जा रही है कि चाहे कितना भी कानून बना लिया जाए, हम शरीयत ही मानेंगे। देखिए, समान नागरिक संहिता यानी एक देश एक कानून भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये पहले से ही था। और हमने देखा है कि किस प्रकार से 2019 में जब गृह मंत्री अमित शाह थे तो उसके बाद यूसीसी की तैयारियों पे जोर दिया गया था। तमाम जगह पे इसकी तैयारियां की जा रही थी, सर्वे वगैरह हो रहे थे। लेकिन कोविड के बाद सीए एनआरसी भी ठंडे बस्ते में गया और यूसीसी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देश भर के कई हिस्सों में सीए एनआरसी से लेकर यूसीसी तक के लिए विरोध हुए और तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे एआईएमआईएम हो, सबने इसका अपनी अपनी तरह से विरोध भी किया। यूसीसी को इस प्रकार से समझते हैं कि जिस प्रकार से 14 जून को 22 में लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार करने को कह दिया है और इस बार एक व्यापक स्तर पर इस पर चर्चा होगी, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन देखिए विवेक, आखिर यूसीसी को लेकर के इतनी परेशानियां क्यों है तमाम, चाहे वो राजनीतिक दल हो या चाहे वो तमाम सांसद हो, तमाम विधायक? क्योंकि अगर एक देश, अगर एक कानून होगा तो कहीं ना कहीं देखिए जो न्याय की प्रक्रिया है वो काफी आसान हो जाएगी और सभी को उनका अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो आखिर ऐसे में तकलीफ क्यों है इससे? देखिए, अगर इसको समझना है तो पहले बात हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को बेहतर तरीके से समझना होगा। किसी भी देश में 2 तरह के कानून जो है वो लागू होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ की तरफ हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती, इन सब की जो धाराएं लगती है वो क्रिमिनल लॉ की तरह लगती है। और जब इसमें सजा का प्रावधान होता है, बाकायदा ये मामला जो है आपके पास अधिकार है, आप जिला जज में अप्लाई करें, आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से सजा का प्रावधान तय होता है। फिर जो आरोपी होता है, अगर आरोप कुछ होता है तो उसे सजा मिलती है। इस तरफ सिविल लॉ है। सिविल लॉ में तमाम प्रकार के प्रॉपर्टी की बात हो, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, विवाह हो, शादी ब्याह का मसला हो, इसमें सेटलमेंट कराया जाता है। सिविल लॉ की तरफ सेटलमेंट की प्रक्रिया होती है और ये कल्चर से जुड़ के इसको देखा जा सकता है। तो हिंदू धर्म के तहत इसका अलग कल्चर होता है और मुस्लिम धर्म के तहत इसका अलग कल्चर होता है। यानी जो भी धर्म इस देश में है उनके लिए अलग अलग तरह के सिविल लॉ में कल्चर बनाए गए हैं। अब जैसे जिस प्रकार देख सकते हैं कि मुस्लिम लॉ एक्ट की तरफ 4 शादियां हो सकती हैं, जबकि हिंदू में पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना गुनाह माना गया, अपराध माना गया है। उस हिसाब से इसको खत्म करके यूसीसी को लाया गया है, चाहे कि जिस देश का कोई भी नागरिक हो, किसी भी जात, समुदाय, पंथ से वो संबंध रखता हो, सबके लिए एक ही कानून रहेगा।
यही पूरा मसला है और तमाम राजनीतिक दल इसको अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं ताकि राजनीतिक रोटियां इस पर सेकी जा सके। बिल्कुल सही। देखिए, लेकिन विवेक, भारतीय जनता पार्टी का यूसीसी एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक देश एक कानून को शामिल किया है, लेकिन फिलहाल इसको लागू नहीं कर पा रही है। आखिर इसमें पेच कहां फंस रहा है कि इतने सालों से यूसीसी हमारे देश में लागू तक नहीं हो पाया? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एजेंडे में ये शामिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के, और तमाम ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र से लेकर एजेंडे में शामिल किए जिसको पूरा करती दिखी भी है, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, या फिर ट्रिपल तलाक का मामला हो। इन सब चीजों पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से अपने घोषणा पत्र के माध्यम से इसको पूरा किया था, और लोकतांत्रिक तरीके से यूसीसी को मिलाने की तैयारी कर रही है। जो यूसीसी कोविड के बाद से ठंडे बस्ते में चला गया था, उस पर पुनः विचार करने को कहा गया है। टीमें लगी हुई है, विचार करने पर विचार विमर्श करेंगी, जो चीजें इसमें फंसेंगी उस पर बातचीत होगी, उसके बाद इसको लोकतांत्रिक तरीके से लाने का फैसला भारत सरकार का होगा। अब इस प्रकार से देखा जाए तो 2024 का चुनाव नजदीक है, और ऐसे में चुनाव के ठीक पहले यूसीसी का मुद्दा लाना कहीं न कहीं ये चुनावी हथकंडा हो सकता है, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। लेकिन देखिए विवेक, जब से यूसीसी को लेकर के जनता से सुझाव मांगा गया है, और उत्तराखंड में तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट तकरीबन तैयार हो चुका है, और जैसे ही जनता से सुझाव मांगा गया, सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया जो है वो मुस्लिम धर्मगुरुओं के इस मामले पर देखने को मिली है, क्योंकि हर एक नए दिन के साथ एक नई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तो आखिर यूसीसी लागू होने से मुस्लिम समाज के लोगों में इतना आक्रोश क्यों देखने को मिल रहा है विवेक? देखिए, अगर यूसीसी लागू होता है तो किसी भी धर्म का जो पर्सनल लॉ है वो खत्म हो जाएगा, और यूसीसी के माध्यम से सभी धर्म के लोगों को देखा जाएगा, यूसीसी के चश्मे से सभी को देखा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिविल लॉ में जिस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, शादी ब्याह की जो विवाद होता है उसको निपटाया जाता है, एक सेटलमेंट का तरीका है सिविल लॉ। सिविल लॉ को खत्म करते ही यूसीसी को लाया जाएगा, और जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, सभी को एक ही निगाह, एक ही चश्मे से देखा जाएगा। तब ऐसा भी हो सकता है कि जो तरीका शादी ब्याह के विवादों को निपटाने में मुस्लिम लॉ के तहत निपटाया जाता है, उसको यूसीसी के माध्यम से निपटाया जाए। देखिए, लेकिन विवेक, विदेशों में भी एक देश एक कानून लागू है, चाहे हम अमेरिका की बात करें या चाहे हम भारत के अंदर ही गोवा की बात करें, गोवा में भी यूसीसी कहीं ना कहीं लागू है, बस उसका नाम अलग है। तो आखिर बाकी जो प्रदेश है वहां पर इसको क्यों नहीं लागू किया गया अभी तक? क्या कुछ दिक्कतें अभी भी फिलहाल फंस रही हैं? भारत जो है विविधताओं का देश है, अलग अलग बोलियां हैं, यहाँ पे अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। तमाम प्रकार की विविधताएं आपको इस देश को देखने को मिली, और इसी विविधताओं का ही असर है कि यूसीसी के लिए सभी को एक साथ आना होगा। सभी जब एक साथ राजी होंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। अगर बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड 1835 में ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी, जिसको पहले एक रिपोर्ट पेश किया गया था, फिर मान लिया गया था। बाद में मुस्लिम और हिंदू कानून को जो है इससे अलग रखा गया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने यूसीसी का पुराने समय में विरोध किया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1947 में BM राव की कमेटी भी बनी थी, और इसमें हिंदुओं के लिए कानून सिविल कोड की बात रखी गई थी। तो ये प्रोसेस काफी पुराना है, हम देख सकते हैं कि लगभग 70-80 साल हो गए हैं इस प्रोसेस को देखते हुए, लेकिन अभी यूसीसी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं पेच जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यूसीसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वही सपा सांसद एक बार फिर से बयान देते हुए कहा कि चाहे कानून कोई भी लागू कर दिया जाए, यूसीसी को भी लागू कर दिया जाए, लेकिन हम शरीयत के कानून को ही मानेंगे। तो वही विधानसभा चुनाव से लेकर नगर निकाय चुनाव में बुरी तरह मात खाने वाली कांग्रेस की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिसके लिए कांग्रेस ने पूर्व सांसदों विधायकों को उतारने की तैयारी भी करनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस कमेटी ने लंबे समय बाद एक नया प्रयोग किया है, और अब वही कांग्रेस ने हर बूथ पर 25 युवाओं की टीम को उतारने का भी निर्णय लिया है, जिसके लिए पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को बुलाकर मंथन भी किया गया। वैसे तो अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, जिसको भी साल 2019 में अमेठी सीट कांग्रेस के हाथ से भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली थी।
तो रणनीति तैयार हो चुकी है कांग्रेस की। अब युवाओं को साधने का प्रयास भी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को तैयार कर लिया है। तो वही कांग्रेस अब नए फॉर्मूले पर चलती हुई नजर आ रही है। जी हां, कांग्रेस ने हर बूथ स्तर पर तकरीबन 25 युवाओं को जोड़ने की शुरुआत भी की है। सीधा रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो चाहे वो निकाय चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर वो 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, कांग्रेस को सभी चुनावों में करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में आम चुनाव नजदीक है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं विवेक फिलहाल? देखिए मिशन 2024 को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल इस पसुपेश में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होने से रोका जाए। ऐसे में सभी की रणनीतियां अलग है और वही बात की जाए तो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी अपने नए फॉर्मूले के साथ मिशन 2024 में उतरती देखी जा सकती है। अगर बात की जाए तो कल पूर्व सांसद, पूर्व विधान परिषद सदस्य, वर्तमान में विधान परिषद सदस्य, पूर्व विधायक, जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, जो कभी न कभी सदन का हिस्सा रहे हैं, वर्तमान में भी किसी न किसी सदन का हिस्सा थे, उनकी एक बैठक बुलाई गई और बैठक में तमाम रणनीतियां जो है तय करके देखी गई। एक तरफ देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी का पद छोड़ दिया है, उसमें भी तमाम चीजों की मंथन होती रहे कि कौन जो है उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आगे आएगा, क्योंकि एक लीडर होना चाहिए जिसके नेतृत्व में एक चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जाए। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, जहां तमाम तरह के सियासी समीकरण बनते हैं, राजधानी लखनऊ वो जगह जो दम भरता है कि वो दिल्ली चलाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश। ठीक है, दोबारा हम रुक करेंगे विवेक का इस खबर पर। तो देखिए, आपको बताते चले कि 24 को लेकर कांग्रेस ने नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। दरअसल अब युवाओं को जोड़ने की कवायद भी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं हम सीधा विवेक का, वो हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, जिस तरीके से बीते दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके नाम निकल के सामने आए और कहा गया कि 36 सीटें ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी का फोकस काफी ज्यादा रहेगा। ऐसे में कांग्रेस ने कौन कौन सी सीटों को चिन्हित किया है जिस पर फिलहाल कांग्रेस का फोकस प्रदेश में सबसे ज्यादा है? देखिए, सबसे पहली सीट कांग्रेस ने जो चिन्हित की है वो अमेठी रही है। अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लड़ते चले आए हैं, राहुल गांधी लड़ते चले आए हैं। एक तरफ से कह सकता है कि कांग्रेस का दुर्ग रहा है जो अब भेदा जा चुका है। अमेठी को फिर से वापस लाने की तैयारी जो है वो आलाकमान करती हुई देखी जा सकती है। और जिस तरीके से 25 युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी देने जाने की बात कही जा रही है कि 25 ऐसे युवा कार्यकर्ता चुने जाएंगे जो दृढ़ संकल्पी हो और जो मिशन 2024 में कांग्रेस के लिए और सफलता की लकीरें जो है वो खींच सके। जहां बात करें मिशन 2024 को लेकर, सभी राजनीतिक पार्टियां युवाओं पे दाव लगा रही है। जहां बसपा हर बूथ पे 10 युवाओं को साथ रही है, लगातार समाजवादी पार्टी भी युवा कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही है। अब कांग्रेस ने भी 25 ऐसे युवा चुनकर लाएगी जो मिशन 2024 के लिए कांग्रेस की मुश्किलों को आसान करते हुए दिखेंगे। सबसे पहला जो सीट होगा वो कभी कांग्रेस का अभेद किला रहा अमेठी पे जोर हुआ कांग्रेस का, क्योंकि यहाँ से राजीव गांधी जीतते चले आए हैं और यहाँ से बाकायदा राहुल गांधी भी सांसद रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए विवेक, हर एक पार्टी अब यही रणनीति अपना रही है, युवाओं को साधने का प्रयास कर रही है, गांव-गांव जाकर के अभियान कर रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है 2024 की लड़ाई काफी दिलचस्प और हर एक पार्टी के लिए काफी जरूरी हो जाती है। कांग्रेस का अलग से क्या प्लान है कि क्या वो वही कि क्या हर बार की तरह कांग्रेस उसी ढर्रे के प्लान पर चलती हुई दिखाई देगी? देखिए, अगर बात की जाए तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है अब तक जिसने अभी पत्ते खोलना शुरू नहीं किए हैं। कुछ ही दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली गए थे, हाईकमान से मिले थे और उसके बाद जो चर्चाएं हुई थी वो अभी तक मीडिया में बाहर होकर उस तरीके से नहीं आई है कि उसको उत्तर प्रदेश का ठप्पा लगाया जा सके। कांग्रेस अभी भी वेट कर रही है कि किस तरीके से 23 जून की जो पटना में बैठक होती है उसमें अलग अलग जगहों के क्षेत्रीय दल उससे क्या विचार करते हैं, क्या उसको ऑफर करते हैं, क्या कुछ संभावनाएं होती है। अगर 23 जून को होने वाली बैठक में क्षेत्रीय दलों की अपेक्षा कांग्रेस को कम तवज्जो दी जाती है तो ये उम्मीद है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को एकला चलो की राह पे देखते हुए आगे जा सकती है। साथ ही उसका फोकस छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश और वही हरियाणा पे होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी है। इस तरीके से देखा जाए
तो जो बैठक पट्टा में होने वाली है उसमें साफ तरीके से कह दिया गया कि जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां उनको ज्यादा लोकसभा सीटें दी जाएंगी। अगर बात की जाए तो अंदर खाने ये बातें निकल के आ रही है कि बिहार में कांग्रेस को 3 से 4 सीटें ही गठबंधन दे सकता है, वही उत्तर प्रदेश में 8 से 10 सीटों के अलावा अखिलेश यादव देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए कि कांग्रेस भी अब चुनावी स्तर पर एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि अब आम चुनाव में बहुत कम महीने बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर एक्टिव हो चुकी हैं, युवाओं को साधने का भी प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बसपा ही क्यों ना हो। अब सभी का फोकस सबसे ज्यादा युवा वोटर्स पर है और युवा वोटर्स को साधने की तमाम जद्दोजहद अब हर एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो सीधा रुख करते हैं हम तस्वीरों पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। तो देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी के 9 साल की जो उपलब्धि है, जो 9 साल के उनके महत्वपूर्ण फैसले हैं, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, इन सभी मुद्दों और या यूं कहें कि इन सभी मोदी सरकार की विशेषताओं को बताने का जनता के बीच में प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के तमाम जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जनता के बीच मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, उन योजनाओं को बताने का प्रयास किया जा रहा है जो जनता के बीच पहुंचाई जा रही है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। फिर चाहे वो कोरोना वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो मुफ्त राशन योजना की बात हो। तो चलिए रुक करते हैं सीधा कार्यक्रम के संबोधन की तरफ। जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हीं ने कहा था कि हमारी सरकार गरीब, कमजोर और पिछड़े दलित कमजोर लोगों के समर्पित सरकार है। ऐसी सरकार जिसने बहुत सारे काम ऐसे किए जो गरीबों के हित में हुए। ऐसी सरकार तमाम ऐसे काम हो रहे थे। आज 90 करोड़ 80 करोड़ लोगों को घर घर राशन पहुंचाने का काम किया, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, घर घर शौचालय, सेवा भाव के हिसाब से सेवा भाव करते हुए लोगों को मदद पहुंचाने का काम करते थे। आज पूरा प्रदेश में, पूरे देश में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये ऐसे कार्य हैं जो उन कल्याणकारी योजनाओं को भी घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज हम तमाम योजनाओं को लेकर हमारे तमाम अभियान चल रहे हैं। आज इन अभियानों को लेकर हम सब सजग हैं। आज पूरे दूसरे दल के लोग हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करना चाहते हैं। तो मित्रों, मैं उनको इस आपकी तरफ से उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो कान खोल कर सुन लो, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ओबीसी मोर्चा के लोग, ये ओबीसी समाज के लोग आज इस बात का संकल्प लिए बैठे हुए हैं कि इस देश का तीसरी बार, अभी तक 300 पार किए थे, अब 400 पार करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी को करने जा रहे हैं। क्योंकि साथियों, जब तक इस देश में मोदी जी की आवश्यकता है, आज बहुत आवश्यकता है। अभी तो हमें बहुत थोड़ा मिला है, अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। आज पिछड़े समाज की बात करें तो पिछड़े समाज के लोग आज हमारे राष्ट्रीय नेता आपको बताएंगे पिछड़े समाज के लोगों को क्या मिला। इसलिए मित्रों, मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देते हुए आए हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए, सबका आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच पहुंचाने का काम किया गया। डॉक्टर के लक्ष्मण के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में धन्यवाद मोदी जी सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान के लक्ष्मण पहुंचे थे, जहां वो संबोधित करते हुए भी नजर आए। दरअसल धन्यवाद मोदी जी सम्मेलन का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर के लक्ष्मण के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे थे। तो वही के लक्ष्मण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उपलब्धियों को बताया, जो उनके द्वारा कार्य किया गया उसको भी जनता तक पहुंचाया। साथ ही जो उनकी सरकार के दौरान कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसका भी बखान जनता के सामने क्या है। तो देखिए, अगले साल लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के तमाम जिले में 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 9 साल बेमिसाल। इसी के साथ धन्यवाद मोदी जी सम्मेलन का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है। तो वही पीडब्ल्यूडी सभागार के विश्वेश्वरैया हॉल में मोदी जी धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर के लक्ष्मण के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। वही विधान परिषद सदस्य और पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामचंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से पिछड़ा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जो इस संबोधन को सुनते हुए नजर आए। दरअसल इस संबोधन के जरिए उन योजनाओं को बताने का प्रयास किया गया जो इन 9 सालों में जनता के लिए चलाई जा रही है, फिर चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो मुफ्त राशन की योजना हो, या चाहे वो तमाम कई महत्वपूर्ण फैसले ही क्यों ना हो जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लिया गया और उन फैसलों का जिक्र किया गया जो कोई और सरकार सोच भी नहीं सकती थी। तो ऐसे में इन सभी चीजों का बखान किया जा रहा है 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के जरिए। तो वही प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धन्यवाद मोदी जी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी सीधी तस्वीरें लगातार प्राइम टीवी के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो वहीं यौन शोषण के आरोपों से घिरे कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन करने पर बिहार के भोजपुर में हरियाणा के बाउंसरों ने गोंडा के एक युवक को पीट पीट कर मरणोपरांत स्थिति में छोड़ दिया। इसके बाद उसे ट्रेन में बैठा दिया और मनकापुर पहुंचने पर गंभीर अवस्था में रेलवे सुरक्षा बल ने उसे निजी अस्पताल भेजा, जहां हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई है और पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी अब भेज दिया है। तो ये वीडियो विचलित कर सकती है, क्योंकि सांसद का समर्थन करने पर युवक को इतनी बेरहमी से बाउंसर्स ने पीटा है कि युवक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सभी हरियाणा के बाउंसर्स ने पहले तो युवक को जमकर पीटा और फिर उसे ट्रेन तक में बिठा दिया, जिसकी जानकारी मनकापुर पहुंचने पर जब पुलिस को हुई तो पुलिस ट्रेन के अंदर पहुंचती है और युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा देती है, जहां युवक का इलाज तो किया जाता है लेकिन युवक की हालत गंभीर होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। सीधा रुख करते हैं इस खबर पर सुहानी का। देखिए सुहानी, सांसद का समर्थन करने पर एक युवक को इतनी बेरहमी से पीट दिया जाता है, फिर उसको ट्रेन में बिठाकर भेज भी दिया जाता है। इस पूरे मामले की जानकारी जब मनकापुर पुलिस को होती है तो वो युवक को अस्पताल में पहुंचा तो देती है, जहां उसकी मौत हो जाती है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें मुस्कान की ये जो मामला है वो बलवंत जो है वो एक युवक है और वो हरियाणा के वो जो है गोवा के गोंडा के रहने वाले हैं और वो जो बिहार के जो है वहाँ पे टोल प्लाजा वहाँ पे 6 महीने से काम कर रहे थे और हरियाणा के जो बाउंसर है वो उन्होंने मिलकर 5-6 लोगों ने मिलकर जो युवक थे बलवंत उनको पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। और साथ ही जो बताया जा रहा है कि जो बलवंत थे वो गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जुड़ रहे थे, उसे माफी मांग रहे थे कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन जो बाउंसर थे वो बिल्कुल बात सुनने से तैयार नहीं थे और उनको अधमरा करके ट्रेन में बैठा दिया और उन्हें गोंडा के जो ट्रेन था मनकापुर पे ट्रेन को बैठा दिया, उनको थोड़ा अधमरा करके उन्हें छोड़ दिया गया। और वही जब मनकापुर पहुंचे तो वहाँ से जो निवासी थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और आधे घंटे के जो इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। अब बताया जा रहा है कि पूरा एक वीडियो जो सामने आया है जो कि पता लग रहा है कि रहने वाले थे और मामले को देखिए सुहानी, हम अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन है वो आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। ऐसे में जो युवक है ये जो युवकों का पूरा समूह है ये एक युवक को अधमरी हालत में रेलवे स्टेशन के अंदर लाता है, उसको ट्रेन में बिठा देता है और ट्रेन चल भी देती है, जबकि दूसरे स्टेशन पर पता चलता है कि एक युवक बेहद ही गंभीर अवस्था में ट्रेन के अंदर मौजूद है। तो आखिर गोंडा में क्या इस पूरे मामले की जानकारी नहीं लग पाई?
जी मुस्कान में जब वो पहुंचे गोड्डा तो वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने उनका छानबीन किया और उनका जब मौत की जो सूचना आई अस्पताल से तो वहाँ की जो गोड्डा की पुलिस है उनका जो पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के बाद जब बताया जा रहा है कि 14 जगह उनका निशान भी जो देखा गया है और जो उनके जो शूटर थे वो तमाम जो लोगों की खोजबीन हो रही है और बताया जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले वही उनके पिता जो बलवंत नायक उनका नाम है उनके पिता का कहना है कि ये जो मामला है पूरी तरह से ब्रजभूषण जो सांसद ब्रजभूषण सर थे उनके पक्ष में अगर मेरा बेटा इतना ही कह दिया था कि ब्रजभूषण सिंह का इतना कुछ हो गया लेकिन हरियाणा के लोग कुछ नहीं कर पाए और इसी मुद्दे को बनाकर जो जितने भी उस माँ के जो पहलवान थे वो उनको मारकर मरा कर दिया और ये मामला जो है अब पूरी तरह से जो बिहार की जो पुलिस है वो इस पर छानबीन कर रही है और इस पर जांच पड़ताल भी कर रहा है। बताया जा रहा है कि जब मुस्कान बता दिया कुछ रेलवे जो स्टेशन है वहाँ पे तमाम ऐसे जो सुरक्षा बल हो जाती है पुलिस भी रहती है वहाँ पर, लेकिन ये जो मामला है अभी सामने पूरी तरह से नहीं आया है कि आखिर इतना लापरवाही कैसे किया गया कि एक युवक जो है अधमरे हालत में था और वो जो बिहार के आरा जिले से और गोंडा आता लेकिन इससे कोई पुलिस को सूचना तक नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से लापरवाही देखी जा रही है और इससे पूरी तरह से जो है खोजबीन भी चालू हो गया है और इस साथ तो ये कहा जा रहा है कि किसी को ब्रजभूषण सर सिंह के पक्ष में बोलने से उस युवक की बेरहमी से मौत किया गया और वो भी जब बता दें आपको जो ये जितने भी ये नाम उनके जितने भी इस पे जो शूटर से जो बताया जा रहा है उनका नाम जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में जो है उनके जो तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर बलवंत सिंह को पूरी तरह से एक मुद्दा बनाया गया। उनका साथ में कहना कि टोल प्लाजा पे चोरी हुई थी और उस टोल प्लाजा की चोरी के मामला जो बलवंत सिंह पे लगा के और उनसे इस तरह से बेरहमी से मारा। ठीक है सुहानी, इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जो बाउंसर्स है वो युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन कितने युवक इस पूरी वारदात में शामिल हैं और फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? जी मुस्कान आपको बता दें कि पूरे एक वीडियो सामने आया उस वीडियो में देखा जा रहा है कि चारों तरफ से उन बलवंत सिंह को मारा जा रहा है और उसमें 6 से 7 युवक दिखाई दे रहा है। वही उस युवक के में जो नाम जो पहचान हुआ है वो हरियाणा रोहतक के रहने वाले हैं और उसमें अभिमन्यु सिंह है, सुनील और वही सुमित है, कौशिक है, जबकि जो यूपी के रहने वाले गायेंद्र सिंह है, सागर है और गोलू के रूप में उनकी पहचान की जा रही है और इन लोगों पर जो बिहार पुलिस है पूरी तरह से खोजबीन करेगा और उनसे कार्रवाई करने के लिए भी पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। बिल्कुल, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो यूपी के कुछ पश्चिमी इलाकों में बीते 2 दिनों से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हालांकि पूर्वांचल में अभी भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। भीषण गर्मी के साथ इस इलाके में पूरे दिन हीट वेव भी चलती है। वही आईएमडी की माने तो 22 जून तक इस इलाके में लू चलते रहने की पूरी संभावना है। कई जगहों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। यहाँ मौसम विभाग ने लू चलने की संभावना को देखते हुए अलर्ट भी किया है। विभाग ने खास तौर पर बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है। इन इलाकों में हीट वेव के कारण बीते कुछ दिनों से काफी लोगों की मौत हो चुकी है। इसको देखते हुए सीएम योगी ने भी लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत है तभी 11 से 3 के बीच में घर से बाहर निकले, क्योंकि लगातार हीट वेव का कहर लगातार पूरे यूपी में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए लोगों से भी अपील की है कि वो अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले, घरों के अंदर ही रहें। और इस हीट वेव का असर और यूं कहे कि भीषण गर्मी का असर सबसे ज्यादा पूर्वांचल के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जिसमें गोरखपुर है, बलिया है, गाजीपुर है और इन जगहों से लगातार लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है भीषण गर्मी को लेकर। तो वहीं फिलहाल कुछ दिनों के लिए यह भी कहा जा रहा है कि पूर्वांचल की जनता को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, यानी कि फिलहाल लोगों को गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी या यूं कहें कि गर्मी को फिलहाल झेलना पड़ेगा। जबकि 4 जिलों में तकरीबन 60 लोगों की मौत की भी खबर है। सीधा रुख करते हैं सागर का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सागर, पूर्वांचल में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और बीते कुछ दिनों में 4 जिलों में 60 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल पूर्वांचल की जनता को गर्मी से राहत कब तक मिल सकती है? यहाँ पर कई जिलों में 40 से 42 तापमान बताया जाएगा और दोपहर तक में तापमान जो है 45 पहुँच जाता है। और सबसे ज्यादा बात करो तो बलिया में मौतें हुई है,
बलिया हो गया, आपका देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, गोरखपुर, ये इलाके जो ये जिले हैं काफी प्रभावित है फिलहाल गर्मी से। भीषण गर्मी के आसार यहाँ पर अभी भी नजर आ रहे थे। तो वही मौसम विभाग की माने तो तकरीबन 22 से 23 तारीख तक जो है तो आने की संभावना है। अगली कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में बरसात हुई, जैसे लखनऊ में भी बरसात हुई हल्की फुल्की जगहों पे, आगरा में भी हुई है, कानपुर में भी हुई। लेकिन हाँ, पश्चिम की बात करें जिले हैं वहाँ तकरीबन 20 से 22 जिले हैं मौसम सुहाना बना हुआ है, बहुत बेहतर मौसम हुआ है। सुबह कई जिलों में बारिश, लेकिन बात करूँ सूरत की तरफ की, तो यहाँ पर सूरत की धरती को ऐसे ऊपर ये मान लीजिए कि सूरज काफी नीचे डाल दिया। और डॉक्टरों ने साफ तक सलाह दी है कि अगर जरूरत ना हो तो कहीं बाहर न निकलिए। हीट वेव चल रही है और हीट वेव का जो असर है बुजुर्गों पर और बच्चों पर सबसे पहले पड़ता है। जो गर्भावस्था की जो महिलाएं हैं उन पर। ठीक है, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि अब अधिकारियों के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि वो बिना वजह घरों से बाहर ना निकले और 11 से 3 के बीच खुद को सुरक्षित रखें। अगर आपको बाहर निकलना है तो आप पानी साथ में लेकर निकलें और अगर बहुत ही जरूरी है तभी फिलहाल घरों से बाहर निकले। जबकि पूर्वांचल की जनता को फिलहाल आगामी कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और हीट वेव का असर भी देखने को मिलेगा। शहर शहर खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।